Hi guys, welcome back to our channel. I am Varsha, and in this video we are going to discuss some of the tips you have to follow before your board examination. मैंने अपनी 10th खत्म कर लिया है। मेरे 10th में आए थे 90% और उससे मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मैं हमेशा से एक एवरेज बच्ची थी और उसके भी 90 आ जाना इज वेरी अच्छी बात मेरे लिए। तो एटलीस्ट मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो मैंने फॉलो किए थे अपने 10th क्लास में, जिससे मुझे बड़ी हेल्प मिली है। और मेरे पास कुछ पेपर्स भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी मेरे एग्जाम के पेपर्स। देखो अभी बोर्ड्स में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 फेब से तो आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे और अभी आपके पास है 1 महीना समझ लो, ठीक है। वो भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा ये टाइम, ठीक है। तो मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपने अभी भी कुछ चैप्टर्स छोड़ रखे हैं, मतलब अभी तो तुम्हें रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब अभी तुम्हारा सेकेंड या थर्ड रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। पर अगर अभी भी तुम्हारे कुछ चैप्टर्स पेंडिंग में चल रहे हैं तो रेड अलर्ट में आ जाओ। अभी तुम्हें सारे चैप्टर्स खत्म करने हैं। 1-2 चैप्टर्स छोड़ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा रॉ ऊपर ऊपर से मोटा मोटा कर लो, पर उनमें ज्यादा डीपली मत घुसना अभी, क्योंकि तुम्हारे लेक्चर्स भी 2-3 घंटे के होते हैं एक वीडियो, तो उसमें ज्यादा मत घुसना अभी। जो तुम्हारे चैप्टर्स पहले ही हो चुके हैं उनमें ज्यादा फोकस करना। ऐसे चैप्टर्स पढ़ लेना वो कि अगर उनमें से क्वेश्चन आ जाए तो तुम उस क्वेश्चन को तो ऐसे लिखो कि उसमें से मार्क्स काट ही ना सके तुम्हारे जो भी चेक करेगा, ठीक है। इसके बाद हम रिविजन में आते हैं। ये तो मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिनके अभी चैप्टर्स कुछ पेंडिंग में चल रहे हैं। रिविजन में आते हैं। अगर जो बच्चों का सब हो चुका है, चैप्टर्स हो चुका है, बस उन्हें रिविजन नहीं समझ आ रहा कि वो रिवाइज कैसे करें, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप एक शेड्यूल बना लो या एक नोट में आप नोट पैड में नोट कर लो कि आपको कैसे क्या रीड करना है, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे, मेरी कोचिंग बड़ी अच्छी थी तो उन्होंने कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताई थी कि आप क्या क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल साइंस से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो साइंस में मैंने क्या किया था, केमिस्ट्री के जो इक्वेशंस थे ना, उनको मैंने सारे बुक में जितने भी केमिकल इक्वेशंस थे मैंने एक पेज में नोट डाउन करा अच्छे से, ठीक है। उन्हें पहले तो याद करें सारे अच्छे से। उनके जो साइड में नंबर्स होते थे ना, मेरे को बिल्कुल अभी कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। अभी देख लो तुम, कुछ भी याद नहीं है। जो उनके साइड में नंबर कैरीज में आते थे ना, उन नंबर के साथ लिखे, क्योंकि नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें इक्वल करने होते हैं कुछ तो, ठीक है। तो उसके साथ लिखा, उन्हें याद करा और रोज सुबह उठ के मैं उन सारे केमिकल इक्वेशंस को लिखती थी एक बार, ठीक है, सारे सारे, ठीक है। तो मुझे एकदम रट चुके थे वो एक केमिकल इक्वेशंस, तो ये तो मुझे बड़ी हेल्प हुई थी। तो तुम ये कर सकते हो कि सारे केमिकल इक्वेशंस एक पेज में नोट डाउन कर लो और उसे याद कर लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद रोज सुबह उठ के तुम कुछ और काम करो ना करो, उस पेज को फिल तुम्हें रोज करना है। केमिकल इक्वेशंस की शीट बना लो एक, ठीक है, उसको आपको रोज फिल करना है। उसके बाद डायग्राम्स में आते हैं। साइंस में डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डायग्राम्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, डायग्राम के लिए भी तुम सेम चीज कर सकते हो। तो डायग्राम की भी एक शीट बना लो जिसमें सारे डायग्राम्स है साइंस के, जो मेजर मेजर है, छोटे छोटे भी लेके मत लगे रहना। जैसे स्टोमेटा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा, मुझे अभी तक याद है। जो तुम्हें लगते हैं और जो है इंपॉर्टेंट, वो सारे डायग्राम्स तुम एक शीट में बना लो और उसे भी रोज तुम देखो, एकदम एकदम अच्छे से तुम्हें बना बना के तो करना नहीं है। तो रोज सुबह उठो और सारी ड्रॉइंग्स वापस रफली, चाहे तुम रफली कर लो, पर सारी ड्रॉइंग्स वापस एक बार लेबलिंग के साथ बना के, ताकि एटलीस्ट तुम्हारा डायग्राम का बर्डन ना हो तुम्हारे साथ, ठीक है। अब आते हैं एसएसटी में। देखो राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी। तुम्हें राइटिंग में कैसे लिखना है, मैं एक यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूंगी तुम्हें। जैसे आंसर राइटिंग में, फॉर मैं एसएसटी बता रही हूँ स्पेसिफिकली अभी। तो मैं एसएसटी में क्या करती थी, पहले जो भी आंसर होता था उसका मेन हेडिंग लिखती थी कि वो किस चीज के बारे में, उसकी पूरी मेन हेडिंग लिखी। उसके बाद सब हेडिंग लिखी, ठीक है। सब हेडिंग मतलब मैं और इसके नीचे अंदर अंदर क्या लिखने वाली हूँ, सब हेडिंग लिखी और उसके अंदर ब्रीफ करा, उसी सब हेडिंग को लेकर उस चीज को ब्रीफ कर दिया कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकेंड सब हेडिंग लिखी। मतलब जितनी सब हेडिंग होती है तुम्हारी एक क्वेश्चन में, तुम करो। और उन कीवर्ड्स होते हैं ना, हर आंसर में कीवर्ड्स होते हैं, तो तुम उन चीजों को अंडरलाइन कर लो। तो देखो जो भी तुम्हारा एग्जाम चेक करता है ना, उसके पास बहुत सारी कॉपीज आती है, तो एक एक लाइन पढ़ने नहीं बैठता है। तो तुम सब हेड वो देखेगा, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, कुछ कीवर्ड्स जो तुमने अंडरलाइन की होगी। मैप वर्क के लिए भी तुम सेम चीज फॉलो कर सकते हो। एक मैप लो वर्ल्ड का, पॉलिटिकल जो भी है, फिजिकल और वर्ल्ड मैप। उसमें अगर तुम्हारा वर्ल्ड मैप है, तो मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि अभी, उसके बाद तुम एक ही मैप में सारी चीजें पॉइंट आउट कर दो, ठीक है। और वो मैप तुम एक जगह लगा दो, एकदम चिपका दो कि अब तुम उठोगे और तुम्हें सीधा ही वो मैप दिखेगा, ठीक है। तो रोज तुम अगर उस मैप को रेगुलर बेसिस में देखोगे तो तुम्हें कुछ कुछ चीजें तो याद होंगी ना, ठीक है। मैप आता है 5 मार्क्स का, तो आता है एसएसटी में, मुझे अभी तक याद है। के बाद मैथ्स
मैथ्स में तो मैं टिप देने लायक हूँ नहीं, क्योंकि मैथ्स मेरी सबसे वीक है। सबसे गंदे मार्क्स मेरे मैथ्स में आए थे बोर्ड्स में। इसमें मेरी थी स्टैंडर्ड मैथ्स, सबसे बड़ी गलती। स्टैंडर्ड मार्क्स, जबकि मुझे आगे जाके पीसीएम लेनी भी नहीं थी। ये इसकी पूरी बात मैंने एक और स्टोरी टाइम में रखा है, आप वो देख लेना बाद में। पर पहले पढ़ाई कर लेना, आपके बोर्ड जा रहे हैं। ओके, अगर आपने स्टैंडर्ड मार्क्स लिया तो आई एम प्रेटी श्योर कि अभी तक तो आपकी एनसीईआरटी एक दो तीन चार बार हो ही चुकी होगी, ठीक है। और अभी आप दूसरी बुक्स प्रेफर कर रहे होगे, आर डी शर्मा, ऑल इन वन, ओसवाल, पता नहीं क्या क्या। मैंने सिर्फ ऑल इन वन की थी और एनसीईआरटी की आर डी शर्मा और ओसवाल ने की थी। यूट्यूब चैनल प्रेफर किया था, फन एंड एजुकेशन। उस चीज ने मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि मेरे मैथ्स के एग्जाम से पहले 10 दिन का ब्रेक था। उसमें मैं रोज उनका लेक्चर अटेंड करती थी और वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाते थे। तो या यू कैन प्रेफर फन एंड एजुकेशन। बेसिक है तो ज्यादा मत जाना। बेसिक अगर तुम ज्यादा ही इंटेलिजेंट है और तुमने बेसिक ले रखी है, ज्यादा कूदो मत, दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम दे दो। इसमें एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल कंप्लीट कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सच बता रही हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। और शोभित निर्वाण भैया है, उनके जो लेक्चर्स चल देंगे अभी मतलब बोर्ड के टाइम, वो जरूर अटेंड कर लेना, क्योंकि मैंने देखा था उनके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो हाँ, वैसे मैंने भी अटेंड नहीं की थी, पर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, तो अभी से आपको बता रही हूँ। इंग्लिश में आते हैं। यस, इंग्लिश में आपके आंसर राइटिंग बहुत मैटर करेगी, क्योंकि वापस से आपके जो चेक करने वाला है वो पूरा डीप में नहीं जाएगा कि बच्चे ने क्या क्या लिखा है। अंडरलाइन द कीवर्ड्स। इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, स्टोरीज में, किसी भी पोम में कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको उन कीवर्ड्स को याद रखना है और कीवर्ड्स को यूज करना है अपने क्वेश्चन या आंसर राइटिंग में। ये हो गया इंग्लिश में। एसेज प्रैक्टिस करो, एसेज जितनी भी तुम ऐसे लिख सकते हो वो लिखो। अपने टीचर्स से बार बार चेक करवाओ कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या सिली मिस्टेक कर रही हूँ मैं बार बार, जो मेरे को मार्क्स कटवा सकती है। ग्रामर तो मेरी बहुत वीक थी, तो इंग्लिश में ग्रामर में मैं तुम्हें कोई टिप नहीं दे सकती। उसमें प्रैक्टिस 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 की नीड ही होती है तुम्हें, ठीक है। तो तुम प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करा करो। मतलब आप कह सकते हो कि मेरी इंग्लिश से ज्यादा अच्छी मेरी हिंदी थी। तो हिंदी में तो मैं आपको क्या ही बोलूं, हिंदी में आपको मात्राओं की मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, जो लंबे चौड़े कुछ वर्ड्स होते हैं, नाम होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, उन चीजों को बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज्यादातर देखते हैं जो चेक करते हैं। उसके बाद हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू शेयर, जो मैंने मिस्टेक की थी और मैं जो नहीं चाहती जो आप लोग मिस्टेक रिपीट करो, जो भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, जो भी मतलब जो भी होता है, मेरा तो एआई था, आईटी भी हो सकता है किसी का ड्राइंग, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, पर मेरा एआई था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने उसे नेग्लेक्ट कर दिया कि ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरी डिक्शनरी में, ठीक है। मैंने मतलब पढ़ा ही नहीं एक सेकेंड। जब हमारा शायद था एआई का लास्ट पेपर, ठीक है, और मैंने इतना सा भी नहीं पढ़ा। उन छुट्टियों में ना मैंने जो ऐसे मौज मारे कि मेरे बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, ऐसे मौज मारे। और मतलब मुझे तब तक ये भी नहीं पता था कि हमारे एआई के मार्क्स आपके परसेंटेज में जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके एआई में अच्छे मार्क्स आए और किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, तो आप उस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो अपने अच्छे सब्जेक्ट जैसे कि एआई से। और ये चीज मुझे नहीं पता थी, ये मुझे बहुत कंफ्यूजन चल रही थी, और आप में से भी बहुत लोगों को ये चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि क्या हमारे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स हम अपने परसेंटेज में ऐड कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली आप कर सकते हो। और भाई ये बिल्कुल मत करना कि तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि मेरे एआई के एग्जाम के टाइम पे मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। तो हम जा रहे थे स्कूल से अपने सेंटर की तरफ, मतलब हमारी स्कूल ही बस प्रोवाइड करती थी हम सबको। तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे बस में आधे घंटे में जो जो पढ़ाया है ना, वो सब आया, सब, ठीक है। वो जो उसने पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा लग रहा था उस बंदे को सारा पेपर बताया, ठीक है। उसने ऐसी पढ़ाई करवाई है मुझे बस में। मेरे 90 मार्क्स आए हैं, माइंड यू, मेरे 90 मार्क्स आए हैं 100 में से। मतलब उस आधे घंटे की ड्यूरेशन में मेरे को उस बंदी ने इतना पढ़ा दिया कि मेरे 90 मार्क्स आ गए। और उसकी वजह से मेरे परसेंटेज में भी इफेक्ट हुआ, ठीक है। मतलब मैंने अपने मैथ्स के मार्क्स उससे रिप्लेस कर लिए थे। आई डोंट रिमेम्बर द चैनल नेम, पर आप अगर सर्च करोगे ना यूट्यूब में एआई का कुछ, तो हाँ, कोई तो भैया हैं और वो मैंने कंप्यूटर स्लाइड्स में समझाते हैं और वो अच्छा समझाते हैं। उनसे भी एक दिन मैंने पढ़ा था, एक दिन मेरी मम्मी जबरदस्ती करी थी, इसलिए मैंने एक दिन यूट्यूब से पढ़ा था। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को निग्लेक्ट मत करना, बिगेस्ट मिस्टेक्स होती है कुछ बच्चों की, जैसे कि मेरी। कंसिस्टेंट रहोगे, अब तो क्या ही कंसिस्टेंट रहोगे, है ना। अब तो टाइम पास हो गया होगा आधे बच्चों का 10th में। मैंने स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी थी। मतलब मैं मस्ती भी बहुत करती थी 10th में। हमारा जो ट्रायो ग्रुप था, हम बहुत मस्ती भी करते थे, पर हम साथ ही साथ में पढ़ाई भी करते थे। क्लास में बैठ के डिस्कशंस करते थे, क्वेश्चन डिस्कस करते थे, एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछते थे, सॉल्व करते थे। तो ये भी बात, आपको मस्ती के साथ साथ कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क करनी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो। अब ये जितना भी टाइम बचा है ना, इसमें आप
थोड़े अपने डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दो। ये बाय गॉड 10-20 दिन की बात है, उसके बाद तुम्हारे पास 3 महीने पूरे हैं। उस टाइम सारे डिस्ट्रैक्शंस को अट्रैक्शन में बदल देना। पर प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। सारे जो भी डिस्ट्रैक्शन, किसी का टीवी हो सकता है, किसी का फोन हो सकता है, किसी का लैपटॉप हो सकता है, किसी के फ्रेंड्स हो सकता है, आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो, खुद में वर्क करो। और तुम सच में यार, मैं बता रही हूँ, तुम्हें जो खुशी होगी अपने परसेंटेज देख के, मतलब 10th के बोर्ड से ना क्यों इंपॉर्टेंट मानते हो पता है? क्योंकि उसमें तुम्हारी रियलिटी दिखती है। बाकी एग्जाम में तो तुम चीटिंग भी कर सकते हो ना, ऐसे पेरेंट्स को तो ऐसे ही लगता है, चाहे तुम करो या ना करो, कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि ये तो चीटिंग भी कर सकता है। पर बोर्ड्स में 2 लोग होते हैं, एक रूम में 2 लोग देखते रहते हैं तुम्हें हर टाइम, तो कैसे करेगा कोई चीटिंग? तो उसमें तुम्हारी रियलिटी सामने आती है कि तुमने कितनी मेहनत की है, एक बच्चे ने कितनी मेहनत की है, कितने एफर्ट्स डाले हैं पढ़ाई में, वो सब बोर्ड्स में दिखता है। जेन्युइनली बोल रही हूँ, अगर अभी तुमने हार्ड वर्क कर लिया तो तुम बाद में सेटिस्फाई ही फील करोगे कि अच्छा हुआ यार तब पढ़ लिया। उसके बाद 3 महीने हैं तब मौज मार लेना, क्या फर्क पड़ रहा है ना। रात के 2-3 बजे तक पढ़ती थी और सुबह सोती थी, सुबह उठती थी 8-9 बजे, फिर वापस पढ़ती थी। अभी कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि क्या हमारे प्री बोर्ड्स के मार्क्स बोर्ड्स के मार्क्स के कहीं ना कहीं रिलेटेबल होते हैं, मतलब अगर हमारे प्री बोर्ड में कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे बोर्ड्स में भी कमाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि आधे बच्चों का जो सिलेबस होता है ना, वो प्री बोर्ड तक खत्म ही नहीं होता है। और कुछ स्कूल्स में तो 3-4 प्री बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें तो बच्चों का टाइम ही नहीं मिलता, कुछ चैप्टर्स पेंडिंग रह जाते हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं, उसके मार्क्स बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते आपके बोर्ड्स के मार्क्स में, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना कि हमारे प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आ रहे तो हमारा बोर्ड्स में भी यही हाल होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आपके बोर्ड्स के पेपर तक आप पूरे प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। प्री बोर्ड्स में थोड़े स्ट्रेस रहता है, प्री बोर्ड्स एक खत्म हुआ फिर दूसरा चालू हो जाता है ना, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मेरे पास है मेरे प्री बोर्ड्स के पेपर, ठीक है। देखो हिंदी में मेरे आए थे, एक्चुअली मेरे इंग्लिश में ज्यादा आए थे प्री बोर्ड में, ठीक है, ठीक है आपको। हाँ, तो इसमें आया मेरे 66 मार्क्स। उस टाइम मैं ज्यादा राइटिंग में ध्यान देती नहीं थी, ठीक है। एसएसटी में 75, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मेरा एसएसटी, अब देख लो आप। और जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें बॉक्स बना के लिखा करो, ज्यादा समझदारी लिखा के वेयर एज वाले आंसर्स मत लिखना, ठीक है। डब्बे बनाओ, अच्छे से लिखो। अंडरलाइन किया मैंने चीजें, ठीक। साइंस में आए थे मेरे 71 मार्क्स, और इसमें मेरे को सर ने बोला था गुड स्टिल, इसमें मेरे को दिया था सर ने गुड कैन स्टिल डू बेटर। आई नो आई कैन डू बेटर सर। मतलब साइंस ऐसे सब्जेक्ट था जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, जो मेरे मन से निकलता था, ऐसे सब्जेक्ट था तो मुझे बड़ा पसंद था। तो ये देखो, मेनली तुम्हें ना एसएसटी में अंडरलाइन वाली चीज भूलनी नहीं है, ठीक है। और साइंस में तुम्हारा लॉजिक दिखेगा, तुम्हारा आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब बाकी की पता नहीं मैथ्स इंग्लिश कहाँ ही उड़ गई है वो पता नहीं कहाँ है। तो हाँ, मेरे ये पेपर्स भी देख लिए, और अभी आपके आने वाले हैं बोर्ड्स 15 फेब से। कुछ बच्चों के तो अभी प्री बोर्ड्स ही चल रहे होंगे, तो प्री बोर्ड्स की टेंशन नहीं लेनी होती है, उसके मार्क्स कुछ काउंट वाउंट भी नहीं होते हैं। तुम्हारा अच्छा जा रहा है, गंदा जा रहा है, बाहर में जाने, तो तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा टारगेट बोर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या कहना था, हाँ, अच्छे से करना। एक और टिप और ट्रिक्स वाला वीडियो आ सकता है, उसको मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरी टिप्स और ट्रिक्स कहाँ हैं, ठीक है। और so yeah, that's it for this video. ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड अपने दोस्तों की भी हेल्प करो यार, शेयर दिस वीडियो एज मेनी पीपल एज यू कैन। तो बाय बाय, और मुझे बताना कि आपके बोर्ड्स कैसे गए जब आपके सारे बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इन सब चीजों के रिलेटेड, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, बाय बाय, अच्छे से देना बोर्ड्स, बाय।